गाइस वेलकम बैक टू एजुकेरिया। आज हम 17 जून का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फिक्स गवर्नमेंट स्कूल्स। तो रेखा गुप्ता जो कि सीएम ऑफ दिल्ली हैं, वो क्या कह रही हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स को की क्वालिटी जो है हम इम्प्रूव करेंगे, एंड प्लस जो प्राइवेट स्कूल की फीस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है उसको भी फिक्स किया है बाय ब्रिंगिंग एन ऑर्डिनेंस। ठीक है ना, बाय ब्रिंगिंग अ लॉ की जो फीस है वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये दिल्ली में हुआ है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। FATF कंडेम्स पहलगाम अटैक टू रिलीज रिपोर्ट ऑन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर FATF जो है अपना इनिशिएटिव क्या ले रही है? FATF कंडेम्स पहलगाम अटैक, ठीक है ना, एंड टू रिलीज रिपोर्ट ऑन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर। तो क्या लेकर आएंगे? रिपोर्ट लेकर आएंगे किस चीज पे? स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, टेरर के ऊपर FATF वाले। तो FATF क्या है? फाइनेंशियल, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली? ये एक व्हाट इज इट? इट इज अ एंटी टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग। ठीक है ना, कि अगर कोई टेररिज्म एक्टिविटीज परफॉर्म उसमें इन्वॉल्व है तो ये उसको देखता है, इट सीज टू इट। एंड अगर ग्रे लिस्ट में डाल दिया उसने पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि बड़ी नॉर्मलाइज होती है, इन्वेस्टमेंट जब लोग करेंगे तो वो देखते हैं कि कौन सी लिस्ट में है। अगर ग्रे लिस्ट में है, FATF टू आर्ग्यू इन फेवर ऑफ इंक्लूडिंग पाकिस्तान इन ग्रे लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट वारंटेड ग्रेटर स्क्रूटिनी। अब यहाँ पे ग्रे लिस्ट में डाल देंगे तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता रहेगा कि भाई यहाँ पर ये उटपटांग हरकतें होती हैं, तो हम देखकर इन्वेस्ट करें या ना इन्वेस्ट करें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज दिस इज अ सिग्निफिकेंट कंडेमनेशन एज इट इज ओनली द थर्ड टाइम इन लास्ट डिकेड दैट अ टेरर अटैक हैज बीन कंडेम्ड बाय FATF ने ये थर्ड अटैक ही है। ठीक है ना, दिस इज थर्ड टाइम इन लास्ट डेकेड that terror attack has been condemned by FATF। ठीक है ना, तो FATF response will include state sponsorship as separate source of funding of terror which for the first time release a report। अब यहाँ पे FATF ये लिखेंगे will release a report that will include state sponsorship as a separate source of funding of terror। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पर सेपरेट सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर टेरर के लिए जो स्टेट जो है, मतलब बेसिकली एक गवर्नमेंट जो टेररिज्म को फंड कर रही है उसके लिए एक सेपरेट रिपोर्ट, एक सेपरेट सेक्शन बेसिकली होने वाला है इनकी रिपोर्ट में। ठीक है ना, तो यहाँ पर ग्रे लिस्ट में डालने की बात हो रही है। द FATF इज रिलीजिंग रिपोर्ट ऑन टेरर फाइनेंसिंग रिस्क इन मंथ्स टाइम। तो उसके अंदर ये बात करेंगे इस चीज़ की। और ग्रे लिस्ट में अगर पाकिस्तान डल जाता है तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। ठीक है ना, तो ग्रे लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपको ग्रे लिस्ट का कॉन्सेप्ट दोबारा चाहिए तो आप डेट पूछ लेना बच्चों से कहाँ पर मैंने बात करी है, हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं। FATF की फुल फॉर्म जो है वो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, आगे चलेंगे। एस्केलेशन स्पाइरल। Israel's unprovoked aggression against Iran has not only plunged West Asia into gravest regional crisis in 1973 Arab-Israel war। तो अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो इसराइल ईरान की वॉर के साथ साथ आर्टिकल्स आ रहे हैं उसके अंदर किसकी बात हो रही है? सबसे पहले 1973 अरब इजरायली वॉर। तो हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि अरब इजरायली वॉर जो लगी थी वो 1973 में लगी थी। ठीक है ना, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट किया है। यहाँ पर इजराइल कह रहा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर बन जाता है तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होगी। ठीक है ना, तो इजराइल डिस्ट्रॉयड द इजिप्शियन एयरफोर्स ऑन June 5, 1967 ड्यूरिंग 6 Day वॉर। तो यहाँ पर हम ये सारे फैक्ट्स लिखेंगे। इजराइल
destroyed Egyptian Air Force on 5th June 1967 during the Six-Day War. उसके बाद ईरान ही अपीयर्स टू हैव मेड अ मिस्टेक। ईरान, अब यहाँ पर ये जो आर्टिकल लिखा है जिन्होंने कहा कि उन्होंने इजराइल ने ईरान को हल्के में ले लिया है, उनको लगा कि बस 2 दिन की अटैक होगा और ख़त्म हो जाएगा, विच आई डोंट थिंक रियली, बिकॉज हमें पता है कि ईरान ने मिसाइल्स हो गई, ड्रोन्स हो गई, कितनी तरक्की करी है, इवन रशिया को वो ड्रोन सप्लाई कर रहा है, तो इसराइल को ऐसा हो नहीं सकता कि ना पता हो। बट हाँ, ये लिखने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद मिस्टर नेतान्याहू सेड रिजीम चेंज, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं रिजीम चेंज की। इसराइल क्या कह रहा है कि इस अटैक के बाद मे बी रिजीम चेंज हो जाए। इस अटैक के बाद जो उनका सुप्रीम कमांडर है, उसके पीछे भी ये पड़े हुए हैं, जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है, ठीक है ना, अयातोल्ला खामेनी, उसके पीछे भी पड़े हुए हैं। सुप्रीम कमांडर नहीं, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान के पीछे, ठीक है ना। अब उसके बाद इंडियाज इकोनॉमिक इंगेजमेंट्स इन बे ऑफ बंगाल अपीयर टू बी एंटरिंग अ न्यू फेज। वो कह रहे हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर हम वहाँ से ट्रेड बहुत कर पा रहे हैं, ठीक है ना, कार्गो सामान बहुत ज़्यादा आ रहा है थ्रू विशाखापट्टनम पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, पारादीप पोर्ट, ठीक है ना। तो बे ऑफ बंगाल इकोनॉमिक इंगेजमेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल इकोनॉमिक इंगेजमेंट्स, तो यहाँ पर क्या क्या इकोनॉमिक इंगेजमेंट्स है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, प्रादीप उड़ीसा में है, हल्दिया ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना। ये है नेम ऑफ द पोर्ट, और ये है स्टेट जहाँ पर वो लोकेटेड है, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे यहाँ पर द साइनिंग ऑफ बिम्स्टेक। अब यहाँ पे बिम्स्टेक के बारे में बात हो रही है। बिम्स्टेक एक ग्रुपिंग है, ठीक है ना। बिम्स्टेक के अंदर बे ऑफ बंगाल हमने क्या साइन किया, पहले हम लिखेंगे साइनिंग ऑफ, क्या लिखेंगे, साइनिंग ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। क्या साइन किया है, बिम्स्टेक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट, ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन अग्रीमेंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बिम्स्टेक की फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ सकता है, जो कि एक समिट है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी समिट होती है बेसिकली। दिस इज अ ग्रुपिंग, इंटरनेशनल ग्रुपिंग है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन अग्रीमेंट हमने साइन किया इनके साथ, ठीक है जी। अब इससे क्या होगा, इस मैरीटाइम अग्रीमेंट को जो हमने साइन किया है, व्हाट विल हैपन, promises to ease regulatory frictions and reduce port costs। जो हमारी रेगुलेटरी फ्रिक्शंस हैं, ठीक है, वो और पोस्ट कॉस्ट कम करेगा इन कंट्रीज के साथ। मतलब जो ये हमारा सामान भेजेंगी, जो बिम्स्टेक में कंट्रीज हैं, वो जब सामान भेजेंगी इंडिया को तो कॉस्ट कम होगी, जो कस्टम्स के प्रोसीजर्स होते हैं वो ईज करेंगे ये लोग। तो ये बे ऑफ बंगाल इकोनॉमिक इंगेजमेंट्स हुई हैं, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने 27 ईयर का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया बाय विनिंग द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हैज बीन वन बाय साउथ अफ्रीका फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर हुआ ये, लॉर्ड्स में, दैट इज इन लंदन यूके में ये हुआ, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निकालिए अपने हरे पेन।
देखो यार, बहुत बच्चे पूछते हैं कि ये ग्रीन पेन का क्या सीन है। ग्रीन पेन का ये सीन है, जब रिविजन करोगे ना, कि मतलब जिस दिन कुछ और नहीं डिटेल में कर सकते तो कम से कम ये वाले तो अच्छे से करके जाने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्के आ सकते हैं, ठीक है। ऑन March 14, while battling a fire at Justice यशवंत वर्मा's official residence, authorities made a startling discovery। तो यहाँ पर जस्टिस यशवंत वर्मा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा फायर इंसिडेंट। तो क्या फायर इंसिडेंट हुआ? तो इनके घर में आग लगी, आग लगी, पुलिस को बुलाओ, आग बुझाने वालों को बुलाओ, बुला लिया, बट साथ में निकले बहुत सारे पैसे, ठीक है। एक स्टोर में इतने सारे पैसे निकले, आधे जले हुए, ठीक है। अब इससे ये कहाँ पे एट दैट पॉइंट क्या निकले इनके घर से? हाफ बर्न्ट सैक्स ऑफ कैश। सैक्स मतलब बोरियां की बोरियां ऑफ कैश, पैसा। ये क्या तब, ठीक है, ही वॉज सर्विंग एज अ जज एट दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है ना। ओरिजिनल हाई कोर्ट कौन से इनका बिलोंग, कौन से हाई कोर्ट को करते हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट को, ठीक है ना। अब दिल्ली हाई कोर्ट हड़बड़ा गया, बट क्या क्या हुआ उसके बाद? दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने इंक्वायरी करी, ठीक है ना। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोला कि भैया कुछ तो गड़बड़ी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इंक्वायरी कमीशन बिठाया। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, ठीक है, लेस देन 2 months आफ्टर द इंसिडेंट फॉलोइंग एन इंक्वायरी बाय जुडिशियल कमिटी ही फेसेस इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है ना। द इंक्वायरी वॉज अनयूजुअल इन टर्म्स ऑफ इट्स पेस एंड द सुप्रीम कोर्ट अपैरेंट विलिंगनेस टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद पब्लिक। इतनी ज़्यादा पब्लिक भी नहीं शेयर करी गई है। वी डोंट नो कि वो जो कैश था वो क्यों आया था, फ्रॉम वेयर डिड द कैश कम, एंड इफ ही इज लायबल, यस कैश फाउंड, करप्शन है, बट किस चीज़ की, कौन से केस के लिए पैसा लिया, कौन सी जजमेंट ली, ये भी तो पता होना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं लिया होगा एक जज। व्हाट इज योर ओपिनियन? डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कमेटी वगैरह बनी है इम्पीचमेंट। अब ये कह रहे हैं कि पहले भी ये इंसिडेंट्स हो चुके हैं, अर्लियर इंसिडेंट्स हो चुके हैं, ये वाले अर्लियर इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहाँ पर ऐसे इल्ज़ाम लगाया गया है बट कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। 2020 में चीफ मिनिस्टर ऑफ सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश allegations against Justice Ramana, who became the CJI of India, उनके अगेंस्ट एलिगेशंस थी, ठीक है ना। कंप्लेंट अगेंस्ट there was a complaint against JK Maheshwari, जस्टिस JK महेश्वरी के अगेंस्ट थी, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशंस against CJI Ranjan Gogoi in 2019. He became the Rajya Sabha member after that. तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर जस्टिस यशवंत वर्मा का जो नाम है और जो सारा प्रोसीजर है रिमूवल का, वो 2025 और 2026 के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम ऑलरेडी अप्रैल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। एंड अगर ये दोबारा से डिस्कस होगा ही, ठीक है, अगर आप चाहते हो रिमूवल वाला पार्ट दोबारा डिस्कस कर दूँ तो मैं कर दूंगी, जून वाले जो नए बच्चे हैं उनके लिए। एंड ये वाला पार्ट और ये वाला टॉपिक NL-SAT के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जॉर्ज रसल सेलिब्रेटेड मर्सिडीज फर्स्ट विन। तो यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है, मैकलैरेंस, एक मिनट, रेड पेन से करेंगे हम, ग्रीन को मार्क करने के लिए यूज करेंगे। फॉर्मूला 1 सीजन इन कैनेडा, हु वन? ठीक है, जॉर्ज रसल वन, ठीक है। सेलिब्रेटेड मर्सिडीज की टीम से थे, मर्सिडीज, ठीक है। अब आगे चलेंगे। वेयर डज ट्रम्प स्टैंड ऑन इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट? कंफ्यूज्ड, ही स्टैंड्स कंफ्यूज्ड। अब मैं आपको रीजन दूंगी क्यों, वाई ही इज कंफ्यूज्ड, या फिर बहुत बड़ा प्लान था। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा। ऑन जुलाई 12 US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कॉल्ड ऑन इजराइल नॉट टू स्ट्राइक ईरान, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को बोला कि तुम ईरान पे अटैक मत करना,
क्यों? क्योंकि फाइनल अग्रीमेंट होने वाला था, न्यूक्लियर डील होने वाली थी, वो कह रहे हैं। और न्यूक्लियर डील की कौन सी टॉक शेड्यूल थी? 6th राउंड ऑफ डायलॉग जो था वो शेड्यूल था। 6th राउंड ऑफ डायलॉग कहाँ पे शेड्यूल था? ओमान में, मस्कट ओमान में। ठीक है जी। तो ये बोल रहे थे कि भैया तुम लड़ाई मत करना, क्योंकि 6th राउंड ऑफ डायलॉग जो है वो शेड्यूल्ड है, उसके अंदर बातचीत हो जाएगी, ये न्यूक्लियर वाला हम कर लेंगे। बट इसराइल लॉन्च्ड इट्स बिगेस्ट एयर स्ट्राइक इन ईरान, हिटिंग नातान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी। ठीक है ना, नातान्स, नाता तेरा मेरा नाता, NZ याद हो जाएगा, नाता से NZ, ये जरूरी है। नातान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट किया, मल्टीपल मिसाइल साइट्स को हिट किया और असैसिनेट किया टॉप जनरल्स को। ठीक है। द अटैक रेज्ड क्वेश्चंस ऑन वेदर इजराइल वेंट अहेड अगेंस्ट द विशेस ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये क्वेश्चन आया कि ट्रंप की सुनी नहीं, तो अब ट्रंप इट वाजंट अहेड, अब ट्रंप ने चेंज कर लिया। ट्रंप कहते नहीं नहीं मुझे पता था सब कुछ, मैंने तो ऐसे ही बताया नहीं, मुझे पता था, आई वॉज इन द प्लान। और अब वो क्या कह रहे हैं कि हाँ हम ये चाहते हैं कि ये बंद हो जाए, और हम चाह रहे हैं ईरान और इसराइल के बीच में लड़ाई बंद हो जाए, जैसे हमने इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई बंद करवाई है। अब ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया बार बार कह रहा है कि USA ने कोई रोल नहीं प्ले किया है इंडिया पाकिस्तान की वॉर बंद करवाने में। ठीक है ना, तो अब यहां पर लिखेंगे ट्रंप स्टैंड ऑन इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। तो इजराइल ईरान की कॉन्फ्लिक्ट में ट्रंप का क्या राउंड है? वो कह रहा था मत लड़ाई करो, क्योंकि 6th राउंड ऑफ डायलॉग was scheduled in Muscat, and this dialogue was scheduled in Muscat in Oman, ठीक है ना, was between ईरान एंड USA, और ये न्यूक्लियर डील के बारे में ही बात कर रहे थे। they were talking about nuclear deal only। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया? ठीक है, इजराइल अटैक्ड कौन सी फैसिलिटी? अभी यहाँ पे याद करके जाओ, नाता NZ, न्यूजीलैंड से याद कर लो, NZ न्यूजीलैंड, नाता न्यूजीलैंड, NZ ये क्या था? न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑफ ईरान। ठीक है, वैसे यही कलर कॉम्बिनेशन आंखों को सुहा रहा है, तो अब यही करेंगे हम। नाउ US इनवॉइस सेज टेल अवीव एम्बेसी बिल्डिंग डैमेज्ड, मतलब इसराइल की जो इसराइल के अंदर जो USA की एम्बेसी है उस पर थोड़ा डैमेज हुआ है। ठीक है, US एम्बेसडर टू इसराइल, अब ये इंपॉर्टेंट है, हु इज द USA एम्बेसडर टू इसराइल? इट इज माइक हक्काबी। ठीक है ना, अब माइक जो है, माइक हक कहता मेरी बी है, जो हनी देगी मैं रखूंगा, तो माइक हक्काबी, हक मांगने आ गया माइक अपना। हक्काबी वो क्या कह रहे हैं? ठीक है, एम्बेसी, USA embassy building in Tel Aviv, that is in Israel, sustained minor damage। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान हैज क्लोज इट्स बॉर्डर्स क्रॉसिंग विद नेबरिंग ईरान, क्योंकि लड़ाई चल रही है। ठीक है, UN ह्यूमन राइट्स चीफ अब ये कह रहे हैं कि जो इसराइल गाजा में कर रहा है वो बहुत ही गलत कर रहा है। हमें क्या पता होना चाहिए कि UN का ह्यूमन राइट्स का चीफ कौन है? ठीक है ना, दैट इज ह्यूमन राइट्स काउंसिल का के सेशन में बोला ये। ठीक है, हु इज द चीफ? वोल्कर टर्क, अगर हम इसको ऐसे याद करें, टर्क से टर्की। ठीक है, बोल कर टर्क कहता मैं तो टर्की वाला हूँ, टर्क। ठीक है, अब आगे चलेंगे। मेटा के MD फॉर इंडिया, मतलब फेसबुक, मेटा MD इन इंडिया, MD एंड हेड ऑफ मेटा, MD एंड हेड ऑफ मेटा इन इंडिया कौन है? अरुण श्रीनिवास, अरुण श्रीनिवास। ठीक है, अब आगे चलेंगे। AX मिशन इसरो एक्सियम स्पेस कोऑर्डिनेट ऑन क्रूशियल एक्सपेरिमेंट्स बिफोर लॉन्च। तो एक्सियम 4 के अंदर कौन जा रहा है? कैप्टन शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं। तो इसरो और इंडिया वाले थोड़े, इसरो और एक्सियम वाले कर रहे हैं कुछ चीज़ें। हाई लेवल कमिटी डिस्कसेस पॉसिबल रीजन फॉर क्रैश। अहमदाबाद जो कमीशन है, हाई लेवल कमिटी
on Ahmedabad plane crash. ठीक है ना. The panel was chaired by Union Home Secretary गोविंद मोहन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. गोविंद मोहन जी कर रहे थे. इंडिया बैक्स पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ साइप्रस, क्वेश्चन इन स्टेटमेंट. अब यहाँ पर साइप्रस बेस्टोज द हाईएस्ट ऑनर ऑन पीएम मोदी. ठीक है ना. अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं. अब हम साइप्रस के पास क्यों गए साइप्रस के पास? क्योंकि साइप्रस की टर्की के साथ नहीं बनती, और टर्की पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो गया. पाकिस्तान के पाले में कि ही इसका साथ दूंगा, तो हम भी डर गए कि ही हम इसका साथ देंगे. ठीक है ना. सो अब आपको ये तो गलत बात है, ऐसा थोड़ा ना करना चाहिए, बट दिस इज व्हाट इज पॉलिटिक्स यही है. और इंटरनेशनल लेवल पर आपको ऐसे ही चीजें घुमानी पड़ती हैं. ठीक है, यू हैव टू टेक इट एज यूजुअल. तो साइप्रस के साथ हम इसलिए जा खड़े हुए हैं. ठीक है, उसके बाद अब आगे चलेंगे, इसको पढ़ेंगे पहले. द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे हेल्ड टॉक्स विद साइप्रस प्रेसिडेंट. साइप्रस के प्रेसिडेंट का नाम मैंने आपको पहले भी लिखवाया है. ठीक है ना, दोबारा लिखवा रही हूँ. साइप्रस प्रेसिडेंट का नाम जो है वो है निकॉन से याद किया था हमने, निकोस क्राइस्ट ओडू यूलिड्स. ठीक है, ऐसे याद करना पड़ेगा. निकॉन और क्राइस्ट याद कर लोगे तो ऑप्शन में से ढूंढ कर लिख दोगे. ठीक है ना. सपोर्ट ऑफ यूनिटी, ही ऑल्सो रिट्रेटेड हिज कॉल फॉर एंडेड. तो यहाँ पर पीएम मोदी ने क्या बोला? पीएम मोदी ने बोला कि भैया जो लड़ाई झगड़ा है उसको खत्म करते हैं, चाहे वो इजराइल ईरान के बीच में है, चाहे वो रशिया यूक्रेन के बीच में है, आपको बातचीत करके लड़ाई खत्म करनी चाहिए. ठीक है, वेरी डिप्लोमेटिक, हर कोई यही बोलता है. साइप्रस इज द फर्स्ट फॉरेन डेस्टिनेशन. ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हमने पाकिस्तान के साथ हमारे पंगे हुए, पहली डेस्टिनेशन है कि पीएम गए हैं. द जॉइंट स्टेटमेंट मेंशन्ड India's unwavering and consistent support for independent, sovereign, territorial integration, unity of Republic of Cyprus. ठीक है ना. तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे कि इनका दिक्कत क्या है. इनकी जो दिक्कत है, ठीक है ना, साइप्रस इश्यूज विद तुर्की के साथ इशू है. ठीक है, तो ये क्या है? नॉर्दर्न साइप्रस consisting of north and eastern part of Cyprus is backed by Turkey. ठीक है ना. मिस्टर मोदी टूर्ड द डिवाइडेड इनकी कैपिटल है डिवाइडेड कैपिटल ऑफ Cyprus, that is Nicosia, and parts of northern Cyprus pictured in a photograph. Cyprus has a long history. In the 1950s, India has advocated for the independence of Cyprus. Cyprus supports India for permanent membership. Cyprus हमें support करता है हमारी permanent UNSC में permanent membership के लिए. ठीक है. Since 1974, Cyprus has been divided. अब ये important है. Since 1974, Cyprus has been divided. ठीक है ना, has been divided between Turkey backed northern Cyprus and Cyprus and internationally recognized Republic of Cyprus. ठीक है ना. तो इसके अंदर डिवाइडेड है, तुर्की बैक करता है. ठीक है ना. हैज बीन नोन एज द साइप्रस क्वेश्चन. डिस्प्यूट को क्या बोला जाता है? डिस्प्यूट हैज बीन नोन एज साइप्रस क्वेश्चन. ठीक है ना. अब यहाँ पे प्रेसिडेंसी भी आने वाली है. साइप्रस इज टेकिंग ओवर लिखेंगे. साइप्रस इज टेकिंग ओवर
the presidency of Council of the European Union in the first half of 2026। ठीक है जी, ओके, ये बात है। अब आगे चलेंगे। शाह लॉन्चेस टेक प्लेटफॉर्म्स फॉर बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट, टेक प्लेटफॉर्म्स फॉर बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर शाह लॉन्चेस टेक प्लेटफॉर्म for better disaster management। ठीक है ना, तो शाह लॉन्चेस द टेक प्लेटफॉर्म फॉर बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, अब बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए टेक प्लेटफॉर्म्स लॉन्च कर रहे हैं, अमित शाह ने लॉन्च करे। ठीक है, यहाँ पे लिख लो अमित शाह, यूनियन होम मिनिस्टर। तो उन्होंने लॉन्च किया इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम for emergency response that is ICRER, that is National Database for Emergency Management Light 2.0, that is NDEM Light 2.0, and Flood Hazard Zonation Atlas of Assam। At the annual conference, कहाँ पे लॉन्च किया? At the annual conference of relief commissioners, secretaries of disaster management and state disaster response forces। The ICRER will prompt real-time response to disaster across the nation by streaming satellite data। अब जो ICRER है ये क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन? तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे, will prompt real-time response to disaster across the nation by streaming satellite data to rescue agencies। ठीक है, दिस विल व्हाट विल इट विल प्रॉम्प्ट रियल टाइम रिस्पॉन्स डिजास्टर, मतलब रियल टाइम मतलब एक्चुअल में जो हो रहा है वो दिखाएंगे। ठीक है ना, और उससे क्या होगा, सैटेलाइट डाटा टू रेस्क्यू एजेंसीज, तो ये रेस्क्यू एजेंसी ज़्यादा अच्छे से डिजास्टर मैनेजमेंट कर पाएंगी। ठीक है ना, विल प्रोवाइड आर रिस्पॉन्स फोर्सेस स्प्रेड अक्रॉस नूक्स एंड कॉर्नर्स विद द एजिलिटी टू कन्फ्रंट एनी कैलामिटी एज अ सिंगल यूनिट। द फ्लड हैजार्ड एटलस फॉर असम विल हेल्प इन डिजास्टर मिटिगेशन। तो ये सब हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू नो द फुल फॉर्म ऑफ ICRER, वी नीड टू नो द फुल फॉर्म ऑफ NDEM Light 2.4 एज वेल। ठीक है, ये सारा हमारे लिए इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजेंट्स हु ड्यू पुअर विद प्रोमिसेस ऑफ फ्यूचर अब्रॉड। अब यहाँ पर क्या करते हैं लोग? ठीक है, व्हाट डू दे डू, बुद्धू बनाते हैं पुअर लोगों को। ठीक है, प्रॉमिस करते हैं कि हम फ्यूचर तुम बाहर भेज देंगे, और उनको किससे भेजते हैं? डंकी रूट से भेजते हैं। कौन से रूट से? डंकी रूट से। व्हाट इज डंकी रूट? ठीक है ना, अब ये देखो, जो चेन्स में बांध करके जो इंडियंस को भेजा गया, USA ने भेजा, हम कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, जो मर्जी बोलते रहो, उन्होंने तो वापस भेज दिया, और इन लोगों ने इतने पैसे भी लगाए थे। तो डंकी रूट या डंकी जर्नी भी बोलते हैं जिसको, refers to an illegal method of migration, usually
used to enter countries like USA and UK. Process involves utilizing human smugglers and navigating through various countries, often facing harsh and dangerous conditions to bypass legal migration प्रोसेस। तो बेसिकली क्या होता है कि लीगल माइग्रेशन वीज़ा नहीं लगवाते, ठीक है ना, किसी कंट्री से जैसे दुबई में चले जाएंगे, ठीक है ना, दुबई के थ्रू दुबई एंटर कर जाएंगे, दुबई से चिले या ऐसा कुछ करके यूएस से एंटर करवा देते हैं थ्रू इलीगल प्रोसेस। अब इसमें केस क्या है, एक बंदा जिसका नाम प्रकाश है, उसने अराउंड 43 लाख लिए किसी से और कहा कि लीगली भेजूंगा, बट फिर इलीगली भेज दिया और फिर वो वापस भी आ गए, ठीक है ना, वापस इंडिया भेज दिया यूएसए ने उनको, तो डंकी रूट से जाते। सुप्रीम कोर्ट कहते भाई ये इतनी बेइज्जती करवाते हैं इंडियन पासपोर्ट की, इसको तो बेल कतई नहीं देनी जो ऐसे काम देते हैं। तो डंकी रूट क्या है, इलीगली किसी कंट्री को एंटर करवाना किसी और रूट से, ठीक है, ओके। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इशूज 2027 सेंसस नोटिफिकेशन। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इशूज 2027 सेंसस नोटिफिकेशन, 2027 की जो सेंसस नोटिफिकेशन है वो इशू कर दिया है, ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल ने, ठीक है। द नेक्स्ट सेंसस विल बी कंडक्टेड, नेक्स्ट सेंसस विल बी कंडक्टेड इन 2027। ये किसने बोला है, होम मिनिस्ट्री ने, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने। उसके बाद सीनियर वो दैट विद द पब्लिकेशन, अब क्या बताया जा रहा है, विद द पब्लिकेशन लिखेंगे, विद द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन, with the publication of the notification, the freezing of administrative boundaries comes into effect, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, जो बाउंड्रीज हैं वो इफेक्ट आ जाती है, बारिंग एनी चेंजेस इन मैप्स, मतलब डिस्ट्रिक्ट जो है वो वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आ सकता है उसमें, बाउंड्री में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज में कोई चेंज नहीं आ सकता है अब इसके बाद, ठीक है ना। और यहाँ पर रजिस्ट्रार जनरल अब यहाँ पर रजिस्ट्रार जनरल जो है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया किसके अंडर आता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अंडर द होम मिनिस्ट्री, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर होम मिनिस्ट्री, ठीक है ना। इशूड नोटिफिकेशन, तो रजिस्ट्रार जनरल ने इशूड नोटिफिकेशन, जो उसको पावर कहाँ से मिलती है, एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कॉन्फर्ड बाय Section 3 of Census Act 1948। Section 3 ऑफ सेंसस एक्ट 1948 जो है वो बोलता है कि भाई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ये नोटिफिकेशन इशू करेगा, और जैसे ही वो नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं तो बाउंड्रीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट्स जो हैं वो सारी फ्रीज हो जाती, ठीक है। द रेफरेंस डेट फॉर द सेंसस शैल बी फर्स्ट डे ऑफ मार्च। रेफरेंस डे क्या है, रेफरेंस डेट ऑफ सेंसस क्या मानी जाएगी, रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027, एक्सेप्ट कौन सी, हिमाचल प्रदेश, जो स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, ये वाली स्टेट्स हैं, ठीक है ना, स्टेट लाइक HP, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ठीक है ना, उत्तराखंड जो है इनके लिए कौन सी मानी जाएगी, 1 अक्टूबर 2026।
सॉरी ये अक्टूबर बड़ा गंदा लिखा है, पर अक्टूबर लिखा है। द मिनिस्ट्री से डिजिटल सेंसस होगा, कास्ट सेंसस होगा इस बारी, डिजिटल सेंसस और कास्ट सेंसस भी होगा। एंड व्हाट इज सेंसस? काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, कलेक्टिंग डाटा रिलेटेड टू काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, कलेक्टिंग डाटा रिलेटेड टू पॉपुलेशन। ठीक है जी, ओका ओके। अब हम बहुत ही ज़रूरी, अब ना थोड़ा पानी वानी पी लो, मैं भी पी लेती हूँ, बड़ा ही ज़रूरी काम करने जा रहे हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरी पानी की बॉटल। तो सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल के बारे में बात करेंगे, जो बात करना बड़ा ही ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें से हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी, तो सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी क्या होती है? तो सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी जो है वो क्या है? इंश्योर दैट कॉम्पनसेशन, इसको पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। कॉम्पनसेशन इज अवेलेबल टू द विक्टिम्स ऑफ न्यूक्लियर डैमेज caused by a nuclear incident or disaster, and set out who will be liable for those damages. अब देखो यार, जो न्यूक्लियर है, ठीक है ना, एनर्जी तो देता है, बिजली तो बनाता है, बट डेंजरस भी है। लीक हो जाता है तो भाई वो सारा एरिया ही मतलब ज़मानों के लिए बंद हो जाता है। ठीक है ना, अब उसकी कॉम्पनसेशन विक्टिम्स को हार्म तो पहुंचता है, जब वो रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी कॉम्पनसेशन कौन देगा? तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एक तो गवर्नमेंट है क्योंकि वो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, और फिर सप्लायर है, ठीक है ना, जो वो सामान भेज रहा है जो न्यूक्लियर है, ठीक है, ऑपरेटर है जो चला रहा है उस न्यूक्लियर चीज़ को, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जिसने करी है, ठीक है, वो है। तो अब यहाँ पर क्या है, कन्फ्यूजन है, हु इज़ लाइबल, कौन लाइबल है, ठीक है ना। तो अब सप्लायर और ऑपरेटर के बीच में बात है, तो ये कह रहे थे कि चलो ऑपरेटर को लाइबल कर लो। सभी कंट्रीज में हु इज़ लाइबल, अगर डिजास्टर हो जाता है ऑपरेटर इज़ लाइबल। अब इंडिया के अंदर सप्लायर को भी लाइबल करा गया है, और ऑपरेटर की जो कॉम्पनसेशन है ना उस पर लिमिट डाल दी कि इतना ही कॉम्पनसेशन देगा वो, इससे ज़्यादा का नुकसान हुआ है तो गवर्नमेंट दे देगी, उससे ज़्यादा का नुकसान हुआ है तो क्या। बट जो इंडिया का लॉ है ना वो कहते हैं कि अगर उससे भी ज़्यादा का नुकसान हुआ है तो आप ऑपरेटर और सप्लायर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। अब इस वजह से इंडिया में सिर्फ इंडियन जो स्टेट कंपनी है वो ऑपरेट करी है, या रशिया की एक कंपनी करी है, बट वो इस एक्ट से पहले का ऑपरेट करी है, तो उसके जो लॉज उसको एप्लीकेबल होंगे वो अलग होंगे, ठीक है ना। तो अब क्योंकि कोई और कंट्री हमारे साथ नहीं करना चाहती काम, तो भाई अब हुआ कि भैया इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमें काम करवाना है, कंट्रीज़ की कंपनीज जो न्यूक्लियर में डील करती हैं। तो अब देखते हैं शायद सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल में चेंज आएगा, तो हम धीरे धीरे इसको पढ़ते जाएंगे। द इंटरनेशनल न्यूक्लियर लायबिलिटी रिजीम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ट्रीटीज एंड वॉज स्ट्रेंथन्ड आफ्टर 1986 चर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट। तो चर्नोबिल 1986 में हुआ था, ठीक है ना, जो बहुत फेमस न्यूक्लियर एक्सीडेंट है, और जिससे पता चला कि न्यूक्लियर लीक कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, ठीक है ना। तो चर्नोबिल, ठीक है, उस अम्ब्रेला कन्वेंशन ऑन, यहाँ पे लिखेंगे सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन, that is CSC was adopted in 1997, aim of establishing कि लोगों को अगर मतलब अगर लीक हो जाता है न्यूक्लियर तो एटलीस्ट मिनिमम नेशनल कॉम्पनसेशन अमाउंट तो देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कन्वेंशन आया पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो ये कन्वेंशन का नाम, ये कब आया और इसका एम क्या था, ये तीनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से द अमाउंट कैन फर्दर बी इंक्रीज थ्रू पब्लिक फंड्स, गवर्नमेंट चाहे तो ज़्यादा अमाउंट भी दे सकती है, इवन दो इंडिया वॉज अ सिग्नेटरी टू CSSC। तो यहाँ पर इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी, और फिर इंडिया लॉ लेकर आया 2010 में, और उस लॉ को क्या नाम दिया,
उस लॉ को नाम दिया CLNDA 2010 में लाया, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, कौन से ईयर में आया ये भी इंपॉर्टेंट है, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। अभी इसका क्या एम था, स्पीडी कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म लेकर आए, स्पीडी कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म। कॉम्पनसेशन समझते हो ना, कि पैसा, कि भैया जो नुकसान हुआ है, पैसा, कॉम्पनसेशन कैन बी कि पैसा भी हो सकता है, मनी, इट कैन बी समथिंग एल्स ऑल्सो, ठीक है, मे बी लैंड प्रोवाइड करें, कॉम्पनसेशन जो भी है, स्पीडी कॉम्पनसेशन जो है वो हो। It also specifies the amount the operator will have to shell out in case of damage caused by accident at rupees, ठीक है। अब ये भी है specifies, ये आप लिखेंगे specifies the amount the operator will have to shell out मतलब take out, shell out in case of damage caused by an accident at rupees 1500 crore and requires the operator to cover liability through insurance, ठीक है ना, operator to cover damages through इंश्योरेंस, कि आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी इतने की, कि आप इतने तक का डैमेज दे सको। इसके ऊपर जो डैमेज है वो सरकार भी दे सकती है। गवर्नमेंट लायबिलिटी expects the government to step in and has the damage if in case the damage exceeds। अब ये यहाँ पर हम एक नया पेज ले लेंगे, ठीक है, इन केस लिखेंगे, इन केस डैमेज क्लेम exceeds rupees 1500 crore and requires to cover the claims occurred, the CLNDA expects the government to step in। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो फिर कॉम्पनसेशन देगी। has limited गवर्नमेंट की भी लिमिटेड लायबिलिटी है, and has limited the government liability amount to 300 million स्पेशल ड्राइंग राइट्स, की मतलब खजाने में से इतने पैसे निकाल सकते हैं थ्रू स्पेशल ड्राइंग राइट्स, दैट इज SDRs, और अबाउट रुपीज 2100 to 2300 crores, ठीक है ना। द एक्ट ऑल्सो स्पेसिफाइज द लिमिटेशन ऑन द अमाउंट एंड टाइम व्हेन एक्शन ऑफ कॉम्पनसेशन कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द ऑपरेटर। अब यहाँ पर क्या है कि ये तो लिमिटेड लायबिलिटी इनकी डिफाइंड है, बट इसके बाद भी जो है देयर आर सेक्शंस जहाँ पर और भी केस फाइल करके पैसा जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा B पॉइंट था, ये C पॉइंट, इंडिया करंटली हैज, दिस इज इंपॉर्टेंट, इंडिया करंटली हैज 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये नंबर इंपॉर्टेंट है, 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, विच डजन मोर प्रोजेक्ट्स पर है, all existing reactors are operated by state owned, मतलब सरकार के हैं, और NPCIL उनको चला रहा है, दैट इज न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो हमें इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ठीक है, किसी और दिन का निकला है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद International legal framework on civil nuclear liability, including the annex of CSC, is based on the central principle of exclusive liability of the operator। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि ऑपरेटर इज लाइबल नॉट द सप्लायर, ठीक है ना। तो हु इज द लाइबल, सेंट्रल प्रिंसिपल
of exclusive liability of the operator। तो ऑपरेटर की लाइबिलिटी है, ठीक है ना, एंड नो अदर पर्सन। ठीक है, तो मतलब सप्लायर की लाइबिलिटी नहीं है, सप्लायर इंटरनेशनल लॉज में इज नॉट लाइबल। ठीक है, सप्लायर इज नॉट लाइबल। अब इसके अंदर बट इंडिया वाला जो लॉ है, ठीक है ना, जो इंडिया वाला जो CLNDA है, उसके अंदर आफ्टर पेइंग स्टेट्स दैट, इसके अंदर सेक्शन 17B जो है, सेक्शन 17B क्या कहता है, सेक्शन 70 विच स्टेट्स दैट ऑपरेटर आफ्टर पेइंग the damages shall have the right to sue the सप्लायर। अगर सप्लायर की गलती है तो सप्लायर से डैमेजेस ले सकता है कौन, ऑपरेटर। और वैसे भी लोग भी जो हैं टॉर्शियस क्लेम और ये सब चीज़ें जो हैं वो फाइल कर सकते हैं। तो अब इससे प्रॉब्लम है कि भैया सप्लायर क्यों लाइबल हो, क्योंकि सप्लायर जो है वो बाहर की कंट्रीज का सप्लायर है, आई एम नॉट लाइबल। और ये भी कहा जाता है कि मेजरली जो न्यूक्लियर इंसिडेंट्स होते हैं, वो न्यूक्लियर जो इंसिडेंट्स होते हैं वो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जो सप्लायर प्रोवाइड करता है उसके लिए होते हैं। या आप NLSAT के लिए या AIAT के लिए नोट कर सकते हो, बाकी सबको जितना मैंने लिखवा दिया है उतने में से ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ शिपकी ला पास। छिपकली से याद कर सकते हैं, छिपकी। देखो अगर हम सिपकली लिखते हैं, सिपकली, तो L हटा दिया तो छिपकी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा पास है, छिपकी ला पास, शिपकीला पास। ठीक है ना, शिपकीला पास जो है वो कहाँ पर होता है, हिमाचल प्रदेश हैज ओपन द शिपकीला पास अ मोटरेबल। तो HP हिमाचल प्रदेश ओपनड शिपकीला पास which is a motorable mountain pass in किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो मोटरेबल माउंटेन पास है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में, और ये ओपन किसको हो गया, टू डोमेस्टिक टूरिस्ट्स। और डोमेस्टिक टूरिस्ट जो हैं वो कैसे असेस कर सकते हैं, अपना आधार कार्ड दिखा करके इस जगह को असेस कर सकते हैं। अब ये जो पास है इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ठीक है ना, दिस पास यूज टू सर्व एज a vital, that is a very very vital trade route between India and Tibet। इंडिया और तिब्बत के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट सर्व किया करता था, बट फिर तिब्बत जो है वो चाइना का पास बन गया। और ये कहा भी गया था कि मतलब ये बोला गया था, टिल द वाटर इन कैलाश मानसरोवर लेक डज नॉट ड्राई, ब्लैक क्रो डज नॉट टर्न वाइट। हम ये रास्ता बंद नहीं करेंगे, बट ड्यू टू पॉलिटिकल थिंग्स ये बंद हो गया, बट अब ये पास जो है खोल दिया गया है। और किन्नौर इंडो चाइना ट्रेड एसोसिएशन बेस्ड इन रैंकॉन PO हैज वॉइस्ड अ फॉर्मल अपील टू रीओपन द ट्रेड रूट। तो ये ट्रेड रूट किसके बीच में हुआ करता था, इट यूज्ड टू बी बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। ठीक है, और ये कहाँ पर है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। टूरिस्ट के लिए इसको खोल दिया, डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए आधार कार्ड यूज करके ये पास में को असेस कर सकते हैं। ठीक है ना, अब इस पास के थ्रू ये बताया जा रहा है कि दिल्ली टू मानसरोवर, ठीक है ना, वर्ग की जो जर्नी है शॉर्टन बाय 14 डेज। ठीक है ना, शॉर्टन द जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू मानसरोवर बाय 14 डेज। ठीक है ना, ये लिख लो, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हेन कैन द US प्रेसिडेंट डिप्लॉय मिलिट्री ऑन US सोइल। तो प्रोटेस्ट हुई, प्रोटेस्ट इन लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस में प्रोटेस्ट क्यों हुई, क्योंकि वहाँ पर जो इमिग्रेशन के अगेंस्ट ये हल्ला बोल रहे हैं US वाले। प्रोटेस्ट इन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, क्यों, because of raids by ICE, that is raids of US irrigation and customs enforcement, that is ICE। तो इसलिए प्रोटेस्ट हो रही थी। US प्रेसिडेंट डिप्लॉयड
deployed National Guard troops एंड मेरीन्स। अब यार ये क्या होता है, मतलब हमारे यहाँ पे तो मिलिट्री ऐसे ही उठा के लगा देते हैं, बट इनके यहाँ ऐसे नहीं होता है। इनके मतलब ये बड़ी बात है कि चलो मिलिट्री उठा के लगा दी। तो यहाँ पर इन्होंने सेक्शन 12406 ऑफ टाइटल 10 ऑफ यूएस कोड को यूज करते हुए मिलिट्री लगाई है, ठीक है ना। इंडिया के अंदर वो कहते हैं कि हमारे तो कुछ नहीं है, बुला लो मिलिट्री को। तो इंडिया में हाउ इट वर्क्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो है आर्टिकल 355 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 355 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन mandates the union, that is the central government, the union, to protect states against external aggression and internal disturbance, ठीक है ना, जो इमरजेंसी में लिखा गया है, ठीक है ना। एंड उसके अंदर अलाउ सेंटर टू डिप्लॉय आर्मी विदाउट अ स्टेट रिक्वेस्ट, ठीक है ना। सेंटर कैन डिप्लॉय आर्मी विदाउट स्टेट रिक्वेस्ट, मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट नहीं है तब भी लगवा सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर जो है इज अ यूनियन सब्जेक्ट, पब्लिक ऑर्डर क्या है, इज अ यूनियन, is a state subject, sorry, public order say the union can deploy armed forces to civil power, ठीक है, public order is a state subject, sorry, ठीक है जी। ये है आज का हमारा न्यूज़पेपर। अगर आपको कुछ भी चीज़ चाहिए आप loggery.in पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो कंपाइलेशंस, MCQs, बंडल्स में ज़रूर जाना, ऑफर्स दिख रहा होगा आपको एक लिंक मेन्यू में, वहाँ पर आपको ऑफर्स मिल जाती है, बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स पे, तो वो ज़रूर आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।